दोस्तों, आज इस कहानी में मैं आपको एक पत्नी अपने पति को छोड़कर एक पराये मर्द से प्यार करती है उस कहानी का रोमांटिक भाग 2 को सुनाने जा रहा हूं, जिसे पढ़कर आपके चेहरे और तन बदन में आग लग जाएगी। नमस्कार दोस्तों, हमारे इस न्यू चैनल हिंदी बेस्ट स्टोरी पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस कहानी का भाग 2 खूब पसंद आएगा। कहानी सुनने के बाद हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप ये कहानी कहाँ से पढ़ रहे हो और सुन रहे हैं, ताकि हमको आने वाली कहानी लिखते समय मोटिवेशन मिले। और आपको हमारे द्वारा लिखी गई कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि हम जो नई वीडियो अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दूसरे दिन पापा घर आ गए। उनके आते ही मम्मी ने मायके जाने का मन बना लिया। वह मुझे भी अपने साथ ले जाएंगी, यह सोचकर मैं मन ही मन खुश हो रही थी, लेकिन वह मुझे अपने साथ नहीं ले गईं। मम्मी पापा से यह बोलकर अकेले ही चली गईं कि मैं मायके जा रही हूँ। मायके में मेरी माँ की तबीयत खराब है, मैं 2-3 दिन बाद खुद ही आ जाऊँगी। पापा यह सुनकर बहुत ही खुश हुए। उनका रिश्ता भी अजीब था। मम्मी घर पर होती तो पापा बाहर होते, और पापा घर पर होते तो मम्मी बाहर होती। मुझ पर क्या बीत रही है, इससे उन दोनों को कोई मतलब नहीं था। वैसे मैं भी इसकी आदी हो गई थी। आदी क्या हो गई थी, अपने आप को समझा लिया था। हाँ, इतना तो ज़रूर था कि मेरी नज़रों में पापा की छवि मम्मी की छवि से कुछ अच्छी थी। अच्छी क्या, पापा के बारे में मैं कुछ जानती ही नहीं थी। पति पत्नी के बीच की बढ़ती दूरियां बच्चों के लिए कितनी खतरनाक होती हैं, इसका एहसास मुझे अब हो रहा था। मैं एकदम ही अकेली पड़ गई थी। आज मैं दोपहर में ही स्कूल से घर लौट आई। दरवाज़ा खुला हुआ ही था। हाथ में फाइल लिए मैं बरामदे में आई तो जनानी आवाज़ सुनकर चौंक गई। अगले पल में इस सोच में पड़ गई, मम्मी आज मायके सुबह ही चली गईं। यह पापा के बेडरूम में कौन औरत है। मैं यह सोचती हुई बेडरूम की ओर बढ़ गई। खिड़की का दरवाज़ा बंद था। दरवाजे में कुंडी लगी हुई थी। मम्मी पापा का बेडरूम एक ही था। मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा कि अंदर का नज़ारा कैसे देखूं। दरवाजे के उस छोटे से छेद से होकर एक आंख बंद कर दूसरी आंख से मैं अंदर झांकने लगी। पापा एकदम निर्वस्त्र थे, और वह महिला जिसे मैं कुछ कुछ पहचानती थी नाइटी गाउन में थी। वह पापा के साथ 1-2 बार घर पर आ चुकी थी। मैंने दिमाग पर जोर दिया तो उसका नाम भी याद हो आया। उसका नाम मनीषा था। मनीषा यही कोई 21-22 की छरहरी देह वाली खूबसूरत महिला थी। वह मम्मी से अधिक सुंदर भी नहीं थी तो कुरूप भी नहीं थी। मैं हैरान थी, जिस पापा को मम्मी पसंद नहीं करती हैं, उस पापा को एक उससे कम उम्र वाली युवती पसंद करती है। यह ईश्वर की कैसी लीला है। इतने में ही मनीषा ने नाइटी गाउन उतारकर एक तरफ रख दिया। मेरे तो
पैरों तलों से ज़मीन ही निकल गई। मैं यह सब देखकर हैरान हो रही थी। कमाल है, बातचीत से भी इतनी सभ्य और सौम्य दिखने वाली मनीषा कितनी चालू है। मेरी माँ भी तो मनीषा की तरह ही सौम्य और सीधी सादी लगती है, लेकिन इस मामले में कितनी शातिर है। मैं तो एक शातिर और बदचलन स्त्री पुरुष की संतान हूँ। मेरा भविष्य कैसा होगा। तभी मनीषा ने पापा की दाईं जांघ पर कसकर चिकोटी काट दी, लेकिन वह जरा सा भी गुस्सा नहीं हुए, बल्कि उसे और प्यार से अपनी गोद में बिठा लिया। मुझे आज भी याद था, एक बार मैंने पापा को गुदगुदी कर दी थी तो उन्होंने मेरे गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया था। मुझे बदतमीजी पसंद नहीं। मैं गाल सहलाती ही रह गई थी और आज पापा मनीषा की बदतमीजियों पर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। मैं अगले पल ही बुदबुदा पड़ी। क्या व्यक्ति ऐसे नाजुक क्षणों में इतना संवेदन शून्य और सुन्न सा पड़ जाता है कि दांतों और नाखूनों के वारों को भी महसूस नहीं कर पाता है। यहीं से मेरे मन के किसी कोने में सेक्स को भोगने की इच्छा ने करवट लेनी शुरू कर दी। मैं सेक्स के इस अलौकिक और आश्चर्यजनक पहलू को पकड़ने की कोशिश करने लगी, पीछे चला गया। इसी बीच पापा ने मनीषा को घूरते हुए कहा, तुम सचमुच ही मुझे बहुत ही आनंद देती हो। मेरी पत्नी तो मुझे पसंद ही नहीं करती हैं। वह कहती है कि तुम 3-3 दिन दाढ़ी ही नहीं बनाते हो। तुमसे बात कौन करेगा। तुम्हारी दाढ़ी कांटों की तरह मेरे गालों पर चुभती है। मनीषा, दाढ़ी तो मेरी आज भी बड़ी हुई है, क्या तुम भी मेरी दाढ़ी से परहेज करती हो। पापा के यह कहते ही मनीषा हंसने लगी। डार्लिंग, तुम्हारी पत्नी औरत है या कोई मोम की गुड़िया। भला पुरुष की दाढ़ी की चुभन भी कहीं स्त्री को पीड़ा पहुंचाती है। स्त्री को पीड़ा तो तब पहुंचती है जब पुरुष बीच में ही साथ छोड़ जाता है। क्या तुम्हें नहीं पता, सेक्स में नोच खरोच का कितना महत्व है। दाढ़ी नोच खरोच का ही तो एक काम करती है। ईश्वर ने कुछ सोच समझकर ही पुरुष को दाढ़ी दी है। सच तो ये है कि मैं तुम्हें तुम्हारी दाढ़ी से ही पसंद करती हूँ। यह कहते कहते मनीषा ने पापा को बाहों में समेट लिया और अपने चिकने और मुलायम गाल उनके दाढ़ीदार गाल पर रखकर रगड़ने लगीं। यह मेरे लिए एक नया ही अनुभव था। मैं आश्चर्यचकित होकर सोच रही थी, यहाँ तो कोई भी किसी से प्यार नहीं कर ठहरा। यहाँ तो केवल सहवास की ही प्रधानता है। मनीषा पापा को इसलिए पसंद करती है क्योंकि उसे पुरुष की दाढ़ी की चुभन अच्छी लगती है, और मम्मी रघुवीर अंकल पर इसलिए मुग्ध हैं क्योंकि वह सहवास कला में निपुण हैं और साथ ही चिकने गालों वाले हैं। ये दोनों स्त्रियां ही हैं, लेकिन इनकी पसंद अलग अलग है। शायद यही है कि स्त्री पुरुष अपने जीवन साथी को छोड़कर कहीं बहक जाते हैं। बहक क्या जाते हैं, अपने मनपसंद किसी सुयोग्य साथी की तलाश कर लेते हैं। मैं भी तो एक स्त्री ही हूँ। क्या मेरी पसंद अपने विचारों के अनुकूल पुरुष की नहीं है। क्या अपनी पसंद की चीज़ को ढूंढना
या पाना गलत है। नहीं, पापा मम्मी, रघुवीर अंकल, मनीषा आदि सब बहके या भटके नहीं हैं। इन्होंने तो अपनी अपनी पसंद को हासिल किया है। इसी मध्यांतर मैंने देखा पापा मनीषा की देह पर झुकते जा रहे हैं और उनके होंठ मनीषा के होठों को चूमने के लिए मचल रहे हैं। मैंने अगले पल ही अपनी दोनों हथेलियों से आंखें ढक लीं और मन ही मन सोचने भी लगी, यह कैसी आग है जो स्त्री को पुरुष दर पुरुष और पुरुष को स्त्री दर स्त्री भटकने पर मजबूर कर देती है। पुरुष की बाहों का पहला पहला स्पर्श कैसा होता होगा। पुरुष के संसर्ग में भी कभी नहीं आने वाली एक स्त्री पुरुष की बाहों के स्पर्श मात्र से ही कितनी रोमांचित हो उठती होगी। मैं यह जानने की कोशिश करते करते पसीने से तरबतर हो गई। मैंने देखा मेरे हाथ के पसीने से फाइल भीग गई है और मेरे स्तनों से फूट आए पसीने ने मेरे बनियान को भी भिगो दिया है। मेरे हाथ अनायास ही मेरी जांघों पर चले गए। मेरी चड्डी भी पसीने से भीग गई थी। मुझे लगा मेरे भीतर भी कुछ कुछ हो रहा है। मैं वहाँ से सीधे अपने कमरे में चली आई। मुझे अच्छे बुरे का ज्ञान हो गया था। मेरे होठों से अनायास ही बोल फट पड़े। अब स्थिति मेरे सामने बिल्कुल ही स्पष्ट है। न तो मम्मी दोषी है और न ही पापा दोषी हैं। चरित्रहीन कोई नहीं है। एक दूसरे के प्रति अर्ची नापसंदगी और परिस्थितिजन्य लाचारी ने ही दूसरे से संबंध बनाने के लिए मजबूर किया है। जो लोग इन बातों को नहीं समझते वे ही ऐसे संबंधों को गलत मानते हैं। मैं मम्मी को भी जानती हूँ और पापा को भी जानती हूँ। मुझे अच्छी तरह से याद है मम्मी पहले ऐसी नहीं थीं। देह बेचना उसका धंधा नहीं है। रघुवीर अंकल से वह पैसे नहीं ऐंठती हैं। उसे तो यौनानंद का सुख चाहिए जो पापा नहीं दे सकते, क्योंकि पापा तो मनीषा पर मुग्ध हैं। जब प्रकृति के सारे कार्य समय से होते हैं तो फिर मनुष्य किसी का इंतज़ार कब तक करेगा। मम्मी जवान हैं, उसे इंद्रिय सुख चाहिए ही चाहिए। किसी को बदचलन या चरित्रहीन कहना जितना आसान है उसको समझना उतना ही कठिन है। एक पुरुष की बाहों से दूसरे पुरुष की बाहों में जाने का सफ़र कितना दुष्कर होता है। भले ही सहवास के सुखों में वृद्धि हो जाती हो, पर क्या शुरू शुरू में दूसरे पुरुष तक पहुंचने में तकलीफ़ नहीं होती होगी। कितना अपमानित होना पड़ता होगा। मम्मी पापा को नज़रअंदाज शुरू से ही करती आ रही हैं। आखिर कब तक वह अपने प्रति उसकी उदासीनता को ओढ़े रहती। कभी न कभी तो किसी न किसी से तो उन्हें जुड़ना ही था। मैं मनीषा की शुक्रगुजार हूँ कि उसने पापा को समझा है, और मैं रघुवीर अंकल की भी शुक्रगुजार हूँ जिसने मम्मी की पीड़ा को और बढ़ने नहीं दिया है। अगर पापा के जीवन में मनीषा नहीं आई होती और मम्मी के जीवन में रघुवीर अंकल नहीं आए होते तो क्या ये दोनों दिमागी रूप से पागल नहीं हो गए होते। इन अवैध संबंधों ने ही तो उन्हें यौन रोगी होने से बचाया है। इतने में ही मेरे विचारों की श्रृंखला टूट गई। पापा दरवाजे में खड़े थे
और मनीषा उनके पीछे खड़ी थीं। मेरे बोलने से पहले ही दोनों मेरे नज़दीक आकर बैठ गए। मैंने देखा दोनों के ही चेहरों पर गजब की ताजगी और आत्मसंतुष्टि थी। मेरे मन में पापा के प्रति कोई मोल भाव नहीं था। मैं मनीषा को भी एक बदचलन औरत नहीं मानती थी। मम्मी के लिए भी मेरे मन में कोई बैर भाव नहीं था। परिस्थितियाँ ही ऐसी बन गई थीं कि सब गोलमाल हो गया था। ऐसा कभी मेरे साथ भी हो सकता था या किसी दूसरे के साथ भी। मेरी तरह विचारधारा शुरू में इन लोगों को भी होगी। जब परिस्थितियाँ इनके प्रतिकूल होती गईं तो इनके विचारों में भी बदलाव आता चला गया। मेरे भीतर एक गजब का आत्ममंथन चल ही रहा था कि पापा ने मुझे टोक दिया। काजल बेटी, क्या सोच रही हो? तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक चल रही है पापा। मैंने यह कहते हुए पापा की ओर देखा तो वह मुझसे आंखों मिला न सके। मैं बोली, पापा मैं तो तुम्हारी बेटी हूँ। तुम मम्मी के लिए या दुनिया के लिए जैसे भी हो, लेकिन मेरे लिए तो सिर्फ मेरे पापा ही हो। और मम्मी भी तुम्हारे लिए कैसी भी हों न हों, पर मेरे लिए तो मेरी मम्मी हैं। मैं जानता हूँ बेटी। यह कहते कहते पापा ने मुझे अपने गले से लगा लिया। मैंने महसूस किया पापा कुछ यह जान गए थे कि मुझे मालूम हो गया है मनीषा से उनके क्या संबंध हैं। इतने में ही मनीषा ने अपने पर्स से टॉफ़ियों के 2-3 पैकेट मेरे आगे रख दिए। तुम्हें ये टॉफ़ियाँ पसंद है ना? मैं तुम्हारे लिए ही लेके आई हूँ। मनीषा यह कहकर हंसने लगी। मैं सोच ही रही थी अब मैं इस प्यार और लगाव को क्या कहूँ। कैसे यह कह दूँ कि मनीषा बदचलन है या रघुवीर अंकल चरित्रहीन है। मुझे एक साथ इतने सारे लोग प्यार करने वाले मिले हैं। मेरे लिए तो सभी अच्छे हैं। बुरे तो तब होते जब वे एक दूसरे को ब्लैकमेल करते या ठगते लूटते। वे तो ज़िंदगी को जी रहे हैं। वह भी बड़े ही सलीके से मम्मी पापा के साथ रह भी रही हैं और अपने तरीके से भी जी रही हैं। पापा भी मम्मी के साथ रह रहे हैं और अपना जीवन भी जी रहे हैं। घाटे में कोई भी है तो मैं हूँ। मुझे मम्मी पापा की दोहरी ज़िंदगी के साथ आए दिन समझौता करना पड़ता है। मुझे डर है कहीं मैं भी दोहरी ज़िंदगी जीने की आदी न बन जाऊं। इतने सारे लोगों का प्यार किसी दिन मेरे लिए धीमा जहर भी बन सकता है। मैं अभी और सोचती इतने में पापा बोल पड़े, बेटी तुम अपनी पढ़ाई करो, मैं मनीषा को बस स्टैंड तक छोड़कर आता हूँ। यस पापा। मैं यह कहकर एक किताब रैक से खींचकर पलटने लगी। दोस्तों, इस पूरी कहानी को सुनाना किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है। आपको बताना है कि आप अपने बच्चों से बीच बीच में बात करते रहें। वो किससे मिलते हैं, किसके साथ रहते हैं और क्या खाते पीते हैं। दोस्तों, मिलते हैं किसी एक और इंटरेस्टेड कहानी में। तब तक आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।